जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डी ब्रीफ्ड। फार्मा बिल को लेकर के राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। ऑपोजिशन एमपीज ने रूल बुक फाड़ी, माइक्रोफोन तोड़े, राज्यसभा टीवी का ब्रॉडकास्ट भी बंद करा दिया गया। चेयर की भी काफी आलोचना हुई कि उन्होंने वोटिंग सही से नहीं कराई, जिससे बीजेपी को इनडायरेक्टली बहुत फायदा हुआ बिल को पास कराने में। इस सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि राज्यसभा के एमपीज इलेक्ट होते कैसे हैं। ना ही वो हमारे घर वोट मांगने आते हैं, ना ही कभी कोई टीवी पे कैंपेनिंग होती है। शुरुआत करने से पहले मैं केवल 15 सेकंड लेना चाहूंगा। आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। इस समय सिर्फ 21% लोग जो ये वीडियोस देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को जोर से दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। लोकसभा का इलेक्शन प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पे सारे 18+ एडल्ट्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। जिस दिन आपके क्षेत्र में इलेक्शन होने हो, आप अपने पोलिंग बूथ पे जाते हैं, ईवीएम मशीन के द्वारा आप अपनी फेवरेट पार्टी पे बटन दबाते हैं। राज्यसभा का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। राज्यसभा ऑन दी अदर हैंड एक परमानेंट हाउस है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। इस समय राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और ये स्ट्रेंथ मैक्सिमम 250 तक ही हो सकती है। अब इस 250 में से 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो तो होते हैं नॉमिनेटेड, उनके तो इलेक्शन भी नहीं होते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस। तो इसके बेसिस पे प्रेसिडेंट 12 लोग को डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन आपको याद होंगे? तो जावेद अख्तर रह चुके हैं, सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं और मैरी कॉम। I, MC Mary Kom, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of। ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं नॉमिनेट मेंबर्स के। बाकी जो 238 मेंबर्स होते हैं उनके होते हैं इलेक्शन, और ये प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि कैसे राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम हरियाणा स्टेट ले लेते हैं। मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि ये इलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, 90 सीट्स है, मतलब हरियाणा में 90 एमएलएज हैं। राज्यसभा की हरियाणा से सिर्फ 5 सीटें हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही समय पे 5 की 5 सीट्स वेकेंट हो। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया आपको कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो फॉर दिस एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि 2 सीट्स वेकेंट है। अब हमें ये जो 2 वेकेंट सीट्स हैं, हमें इनको भरना है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और उसकी पॉपुलेशन, हर एमएलए की वोट की एक वैल्यू होती है, जिसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन दैट स्टेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें जो पॉपुलेशन हम स्टेट या यूटी के लेते हैं वो 1971 के सेंसस से ले रहे हैं। ठीक है, ये एज पर रूल्स है। 1971 के सेंसस से हम लेंगे और ये 71 के सेंसस में हम लेते रहेंगे टिल 2026 के बाद हम कोई और लेंगे, लेकिन 2026 तक 1971 का सेंसस डेटा हम इसमें यूज करेंगे। इस फॉर्मूला के हिसाब से हरियाणा के हर एक एमएलए की जो वैल्यू ऑफ वोट होती है फॉर राज्यसभा, वो बन जाती है 112। तो मैंने आपको क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं? 90। वैल्यू ऑफ वोट फॉर ईच एमएलए है 112। तो हम सीधा इसको 90 मल्टीप्लाई बाय 112 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 10080। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट वैल्यू है 10,080, 10080। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। कितने वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट को टू विन द राज्यसभा सीट? इसका फॉर्मूला होता है टोटल वोट वैल्यू, जो कि अभी हमने बताई है 10,080, डिवाइड बाय टोटल वैकेंसीज। और इस वैकेंसी, जैसे आप वैकेंसी 2 हैं, लेकिन इसमें हम 1 जोड़ देंगे। सो 10,080 डिवाइड बाय 3, इसका जो भी आंसर आएगा हम उसमें करेंगे +1। तो 10,080 डिवाइड बाय 3 + 1, तो आपका ये मैच बनता है 3361। सो 3361 वोट चाहिए हर एक
राज्यसभा कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर एमएलए की वोट वैल्यू है 112, तो अगर आप 3361 को डिवाइड बाय 112 करेंगे, सो टोटल एमएलए का सपोर्ट चाहिए आपको, 30 एमएलए का सपोर्ट चाहिए टू विन द राज्यसभा सीट इन हरियाणा फॉर दिस एग्जाम्पल। हम इस टोटली अभी इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सो वैसे तो राज्यसभा में काफी कंटेस्टेंट्स होते हैं। फॉर दिस एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 2 वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं। 5 कैंडिडेट्स के नाम है ABCDE अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको। ये एग्जाम्पल के पर्पस के लिए हम ले लेंगे, ठीक है। आई होप अभी आप सब लोग मेरे साथ हों और अभी तक आपको पूरा समझ में आ रहा है। यहां पर हर एक एमएलए को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, तो उसमें सारे 5 के 5 कैंडिडेट के नाम लिखे होंगे, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको, सबके नाम लिखे जाएंगे। एंड हर एक एमएलए को अपनी प्रेफरेंस देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी नौकरी में बोलते हैं ना कि प्रेफरेंस देनी है, आपकी कौन सी जॉब की पोस्टिंग चाहिए, तो उसमें लिखो बंबई नंबर 1, दिल्ली नंबर 2, चेन्नई नंबर 3। ऐसे करके हर एक एमएलए को जो बैलेट पेपर मिला होता है उसमें वो अपनी प्रेफरेंस लिखेगा। तो मान लीजिए एक एमएलए ने प्रेफरेंस दिया, डी को फर्स्ट दे दिया, ई को सेकंड दे दिया, ए को थर्ड दे दिया, बी को फोर्थ दे दिया और सी को फोर्थ और सी को फिफ्थ, माफ कीजिए। ऐसे ही सारे 90 के 90 एमएलए की सेम प्रोसेस होगा। इस हिसाब से सारे 90 एमएलए अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इन 5 कैंडिडेट्स को दे देंगे। अब इसके बाद सारे बैलेट पेपर कलेक्ट करा जाएगा और फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स को कंपाइल किया जाएगा। फर्स्ट राउंड के बाद जो रिजल्ट आते हैं कि ए कैंडिडेट को 20 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, फॉर एग्जांपल, ये सब एग्जांपल की बात हो रही है। बी कैंडिडेट को 30 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, सी को 10, डी को 10 और ई को 20। जैसे ही कोई भी कैंडिडेट को 30 का आंकड़ा छू लेता है, उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा राज्यसभा में। तो यहां पे बी कैंडिडेट के 30 सीट हो गई, 30 फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, तो उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो चुका है राज्यसभा में। अब बचते हैं ए, सी, डी और ई। अब क्या होगा, जिन मेंबर्स के सबसे कम वोट्स हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, जो कि इन दिस एग्जांपल है सी और डी, दोनों के 10 हैं, दोनों के बराबर है, दोनों के सबसे कम है, ये दोनों हो जाएंगे रेस से बाहर। सो फ्रेंड्स, कैंडिडेट बी का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन वैकेंसी है 2, इसीलिए हम जाएंगे राउंड नंबर 2 में। राउंड नंबर 1 में जिन कैंडिडेट्स को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं वो हो जाएंगे रेस से सीधा बाहर, और उनके वोट्स सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस प्रोसेस को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं। तो ये वोट यहां पे सी और डी के जो वोट्स हैं, क्योंकि वो रेस से बाहर हो चुके हैं, वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू द रिमेनिंग कैंडिडेट्स विच इज ए एंड ई इन दिस टाइम। मान लेते हैं सेकेंड राउंड के बाद ए को 10 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दी, तो ए का टोटल काउंट कितना हो गया, 20 + 10 30, और ई को सिर्फ 5 लोगों ने ही सेकंड प्रेफरेंस दी, तो ई का टोटल हो गया है 20 + 5 25। ए का भी सिलेक्शन राज्यसभा में हो गया है। आई होप ये कॉम्प्लेक्स इलेक्शन प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया हो, और ये मैंने एग्जाम्पल के तौर में लिया है। ऐसे हर स्टेट का हर एक स्टेट का डिफरेंट वोट वैल्यू होती है, नंबर ऑफ एमएलएज अलग होते हैं, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स अलग होती हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट बहुत डिपेंड करता है। और इसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, तो ये वोट्स इसमें ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए इसमें आप देखेंगे नोटा कभी एक ऑप्शन नहीं होता। आप और मैं जब वोट करने जाते हैं लोकसभा के लिए, तो उसमें नोटा ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव। बट बिकॉज ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें नोटा भी ऑप्शन नहीं होता। अब आते हैं राज्यसभा के सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन की, जो कि मैं खुद भी अपने आप से पूछता था, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि राज्यसभा की जरूरत है ही क्या, जब हम इन एमपीज को डायरेक्टली वोट तक नहीं करते। ये अपने आप ही इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से सिलेक्ट होकर आते हैं, नॉमिनेट होकर आते हैं, तो राज्यसभा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्यों हर एक बिल राज्यसभा के थ्रू पास होना होता है? और ऑलमोस्ट सारे के सारे बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल को छोड़ करके राज्यसभा में आप कोई भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या रीजन है कि राज्यसभा को हमारी डेमोक्रेसी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है? दोस्तों, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा एक डायरेक्ट आवाज है हमारी स्टेट्स की। जैसे कि हमें मालूम है कि इंडिया की जो गवर्नेंस सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं।
सो फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉर द स्टेट्स की आवाज यूनियन लेवल पर भी सुनने के लिए हमने एक सेपरेट हाउस बनाया है, राज्यसभा. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा इन आवर गवर्नेंस, इन आवर डेमोक्रेसी. दोस्तों, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ द स्टेट्स. लेट्स से कि एक फुल मेजॉरिटी पार्टी आ जाती है हम लोकसभा में और वो बोलती है कि यार मेरे को नहीं चाहिए राज्यसभा. राज्यसभा में हर बार जाते हैं मेरे बिल अटक जाते हैं, ये हमेशा स्टॉल कर देते हैं. मेरे पास तो फुल मेजॉरिटी है, मेरे को तो पूरी कंट्री ने वोट किया है, मेरे को राज्यसभा चाहिए ही नहीं. बॉस, आप छू नहीं सकते राज्यसभा को. You cannot touch the Rajya Sabha because Rajya Sabha is the spirit of federalism. It is the voice of the state and it is a part of the basic structure doctrine, and you cannot touch the basic structure of doctrine no matter what majority you have. So I hope friends आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, इलेक्शन प्रोसेस और राज्यसभा एंड द नेसेसिटी ऑफ राज्यसभा इन आवर गवर्नेंस. इसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने दो बेसिक चीज कवर करी है कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं और राज्यसभा की बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे गवर्नेंस में. ये वीडियो मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स को भी काफी बेनिफिशियल रहेगा. और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज व्हाट्सएप पे शेयर वेयर करिए, थोड़ा ट्रेंडिंग बनाइए. एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वंस अगेन चैनल सब्सक्राइब करिए और जो उसके राइट में घंटी है उसको जोर से दबाना है. इससे क्या होगा, जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तुरंत देख पाएंगे. नमस्कार, जय हिंद.